तो देखिए, जागो भारत में सिर्फ आपको खबरें नहीं बल्कि खबर के साथ साथ सेहत भी मिलती है, और सेहत के लिए यहाँ पर होता है योग। आपको सिखाती हैं साक्षी और आयुषी योग। तो आज फिर से एक बार शुरुआत कर रहे हैं दिन की सेहतमंद शुरुआत, जिसमें एक बार फिर से सूर्य नमस्कार आयुषी और साक्षी। बिल्कुल पूजा, देखिए जब ये हम सेहत की बात करते हैं या हम योग की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में जो योग आता है वो होता है सूर्य नमस्कार, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग पोजेज होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी पार्ट को कवर कर लेता है। तो साक्षी, क्या आप पहले सूर्य नमस्कार करना चाहेंगे या कुछ और? सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमारा बुलेटिन 2 घंटे का होता है जिसमें हम योगा के अलग अलग आसन आपको करके दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है आयुषी। सूर्य नमस्कार भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वार्म अप से शुरुआत करेंगे, जिसमें हेड टू टो। बिल्कुल, हम किसी भी योग से पहले, किसी भी वर्कआउट से पहले हम आपको रोज याद दिलाते हैं कि आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको क्रैम्प्स आ जाए, आपकी कोई नस खिंच जाए, नस चढ़ जाए, जिसकी वजह से आप आगे चलकर योग ना कर पाए, आपको ब्रेक लेना पड़ जाए। उसके लिए वार्म अप करना होता है, जैसा कि साक्षी ने कहा, हेड टू टो। तो सबसे आसान तरीका ये होता है वार्म अप। आप कैसे समझे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है? तो आप अपनी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी जॉइंट्स हैं उनको काउंट कीजिए, जिनको आप मूव कर सकते हैं, और हर एक जॉइंट को मूव करके उसे गर्म करने की कोशिश कर लीजिए, जिससे कि ये होगा कि आपकी पूरी बॉडी एक बार गर्म हो जाएगी, तो फिर आप अपनी बॉडी को कितना भी स्ट्रेच करें, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल अपनी कलाइयों को मूव कर रही है साक्षी और उसको गर्म कर रही है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप कोबरा पोज करते हैं, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आप कोई भी आसन करते हैं, आपकी कलाइयों पे जोर आता है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद साक्षी अब अपने एल्बोज को वार्म करने की कोशिश कर रही हैं। आप जब हेड टू टो की बात करते हैं, गर्दन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग में जब भी हम अपने गर्दन को स्ट्रेच करते हैं, अक्सर ये होता है कि लोगों की गर्दन की नस चढ़ जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपनी गर्दन को भी पूरी तरह से ऐसे मूव कर लेना है। आप कम से कम 2 मिनट लीजिए, अपनी गर्दन को पूरा रोटेट कीजिए, राइट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, ऊपर नीचे, और अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम योग शुरू करेंगे। पूजा, तब तक आप क्यों ना हमारे दर्शकों को खबरें भी बताएं। और देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो डबल डोज मिलता है आपको सेहत के साथ खबरों का पूरा आप अपडेट देखते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात आज चुनावी राज्य राजस्थान की 25 तारीख को मतदान से पहले हम लगातार देख रहे हैं कि 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भरतपुर नागौर में रैली करेंगे पीएम मोदी, खरनाल में तेजाजी महाराज के दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी। भरतपुर नागौर में रैली करेंगे पीएम मोदी। तो आज देखिए, लगातार चुनावी ताबड़तोड़ कार्यक्रम रहने वाले हैं पीएम मोदी के। खरनाल में एक तरफ जहां वो दर्शन करेंगे तेजाजी महाराज के, तो वहीं राजस्थान में आज पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। इससे पहले कल आपने रोड शो देखा था गृह मंत्री अमित शाह का, जेपी नड्डा भी कल मौजूद रहे, और अब खरनाल में तेजाजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं पीएम मोदी खुद। देखिए, पीएम मोदी की मौजूदगी आज राजस्थान में रहेगी। राजस्थान में आज उनकी 2 जनसभाएं हैं, भरतपुर और नागौर में वो रैलियां करेंगे, और जाहिर तौर पर कांग्रेस पर हमले बोलते हुए नजर आएंगे। बार बार लाल डायरी का जिक्र मंच से होता है। पीएम मोदी को भी आपने सुना, वो करप्शन की बात करते हैं, वो बार बार पेपर लीक की बात करते हैं, भर्ती घोटाले की बात करते हैं। आज भरतपुर नागौर में जब रैलियां करेंगे तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरते हुए नजर आएंगे और पार्टी के लिए बनाएंगे माहौल। देखिए, तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र, वारंगल, नलगोंडा, गढ़वाल में रैली करेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र होगा जारी। देखिए, तेलंगाना के लिए इस बार बीजेपी के पास में पिटारे में क्या है, क्या वादे हैं, वो आज साफ हो जाएंगे। अमित शाह का तेलंगाना दौरा आज। इससे पहले आपने राजस्थान को लेकर देखा घोषणा पत्र की अगर बात करते हैं तो स्कूटी, यहाँ तक कि जो बच्चियाँ हैं उनके लिए और कई ऐलान किए गए, महिलाओं के लिए ऐलान किए गए, मैनिफेस्टो राजस्थान का। और अब बारी तेलंगाना की है। वारंगल, नलगोंडा, गढ़वाल में आज रैलियां होंगी। जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र होगा जारी। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, और तेलंगाना के लिए क्या है वादे बीजेपी के, वो आज साफ हो जाएंगे। और इस सबके बीच में अगली खबर राजस्थान से, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में रैली करेंगे जेपी नड्डा, और साथ साथ में ओंसियान में जेपी नड्डा करेंगे चुनावी जनसभा। जैसलमेर में रैली करेंगे जेपी नड्डा। तो देखिए, चुनावी सीजन चल रहा है, उस बीच राजस्थान में 200 सीटों को साधने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। राजस्थान में स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। जोधपुर के बिलाड़ा में रैली करते हुए जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। इससे पहले घोषणा पत्र भी राजस्थान में जारी कर दिया
किए गए हैं जेपी नड्डा के द्वारा ही, और चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले रैलियां और जनसभाएं लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। खासतौर पर बीजेपी के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो आज जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान दौरे पर रहने वाले। जालौर के आहोर साचौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। बाड़मेर में शिव सिवाना में जनसभा करेंगे सीएम योगी। विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं वो राजस्थान मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो भी आज राजस्थान पहुँचने वाले हैं। जालौर के आहोर में, साचौर में और साथ ही आपको बता दें कि बाड़मेर के शिव सिवाना में उनकी जनसभाएं होनी है। विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में नजर आएंगे। तो देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार चुनावी राज्यों में डेरा डाले बैठे हैं और इस बीच अजमेर में गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राजस्थान को पार्टी का एटीएम बना दिया, ये आरोप लगाए। 5 साल कांग्रेस ने जमकर किया भ्रष्टाचार, अब की बार डबल इंजन की सरकार के लिए करें वोट। राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। ये दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की खबर है। देखिए हमने कल देखा भी था गृहमंत्री अमित शाह का जबरदस्त रोड शो हुआ और उसमें आपने देखा कि हुजूम कार्यकर्ताओं का उमड़ा बीजेपी के, और उसके साथ ही कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला गया। देखिए 3 विषयों पर सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है। सबसे पहले करप्शन, लाल डायरी का जिक्र इसमें किया जाता है, भर्ती घोटाले का जिक्र इसमें किया जाता है, पेपर लीक का जिक्र इसमें किया जाता है और बार बार फिर सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि इस राज्य को एटीएम बना दिया, यानी जो भी दिल्ली में पैसा आ रहा है वो राजस्थान से जा रहा है, राजस्थान का पैसा दिल्ली में जा रहा है। तो ये आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं और इन्हीं विषयों को लेकर लगातार हमला बोला जा रहा है और फिर से रिपीटेडली उस बात को कहा गया कि डबल इंजन की सरकार जरूरी है और डबल इंजन की सरकार के लिए वोट दीजिए बीजेपी को। तो मेरे जीवन में मैं देश भर में घूमता हूं, अनेक सरकारें देखी है, मगर ऐसी निकम्मी सरकार मेरे जीवन में मैंने नहीं देखी। ये गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार, न गरीबों के लिए सुविधा का प्रबंध कर पाई, न पानी का प्रबंध किसानों के लिए किया। देखिए गृहमंत्री अमित शाह को हम सुन भी रहे थे, ऐसे में अमर उजाला ने हाथ में भापा प्रमुखता के साथ हेडलाइन में दिखाई गई है, तुष्टिकरण की राजनीति से कांग्रेस ने राजस्थान को बनाया भ्रष्ट। ये अमर उजाला में दिया गया है और साथ ही साथ में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी भी दी गई है कि क्या कुछ कहा गया है गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा। क्योंकि देखिए अब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं मोदी और शाह, बीजेपी झूठ बोलती है, ये बात कहते नजर आया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं है। कन्हैया हत्याकांड पर भी बीजेपी को निशाने पर लेते नजर आए। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। क्योंकि देखिए बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर बात की जाए गृहमंत्री अमित शाह की, राजस्थान के अंदर जब जब चुनावी रैलियां होती है और संबोधन होता है उस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ये दोनों ही दिग्गज नजर आते हैं। और ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि राजस्थान का माहौल खराब करने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो कन्हैया हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है और घेरा जाता है कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर भी बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर नजर आए और कहा गया कि राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से थोड़ी देर पहले पूजा भी आपको बता रही थी कि कई मुद्दे उठाए जाते हैं, फिर चाहे वो पेपर लीक मामला हो या फिर महिलाओं के साथ में अन्याय हो, फिर चाहे वो हो कन्हैया हत्याकांड, तमाम मामलों को लेकर के बार बार बीजेपी निशाना साधती है और उन्हीं सबका जवाब देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसी दौरान तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कही गई। साक्षी
और इस बीच अखबारों को क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में कल चुनाव भी हुए। इस बीच मध्य प्रदेश की 230 सीटों के ऊपर 76% से ज्यादा वोटिंग की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। 230 विधानसभा सीटें थी और उनके ऊपर रिकॉर्ड 76.22% यानी कि 76% से ज्यादा वोटिंग की गई। रतलाम की बात करें तो रतलाम के सैलाना में सबसे ज्यादा 90% वोटिंग की गई है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड टूटा है और 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 75.63% वोटिंग हुई थी और इस बार उससे ज्यादा वोटिंग हुई है। 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में फिलहाल कैद हो गई है। वेट किया जा रहा है तो अब रिजल्ट्स का 3 तारीख का। दैनिक जागरण के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं और भी अलग अलग अखबारों में फिलहाल इस खबर को कवर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में 76% से ज्यादा वोटिंग हुई। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पर वोटिंग थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 76% से ज्यादा वोटिंग आयुषी मध्य प्रदेश में की गई है। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में पड़े हैं सबसे कम वोट, सबसे कम मतदान रायपुर जिले में हुआ है। बता दें कि रायपुर में 58.83% लोगों ने मतदान किया और सबसे अधिक मतदान धमतरी जिले में हुआ है। धमतरी में आपको बता दें कि 79.89% लोगों ने मतदान किया है। अमर उजाला के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों की भी अब किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो चुकी है, जिसका इंतज़ार करना होगा कुछ समय के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में सबसे कम वोट पड़े हैं। रायपुर जिले में सबसे कम मतदान हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक राजधानी के अंदर जो स्टेट का कैपिटल है उसके अंदर अगर लोग मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट के तरीके से देखा जाएगा। पूजा, तो देखिए ये तो बात हुई कि छत्तीसगढ़ में कितना वोट परसेंटेज रहा, मध्य प्रदेश में कितना वोट परसेंटेज रहा। अब बात देखिए शिवराज कमलनाथ की किस्मत की, जो कि ईवीएम में कैद हो चुकी है। शिवराज बनाम हनुमान, कांग्रेस ने विक्रम अस्ताल को उम्मीदवार बनाया है। रामायण में हनुमान का रोल कर चुके हैं विक्रम अस्ताल। कमलनाथ बनाम विवेक बंटी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 3 केंद्रीय मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ईवीएम में अब नतीजे कैद हो चुके हैं और 3 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी तो तस्वीर साफ होगी और क्लियर होगा कि इस बार पलड़ा किसका भारी रहा, जनता ने किसको वोट किया। करते हैं छिंदवाड़ा से आगे निकला बुधनी। वोटिंग में बुधनी से छिंदवाड़ा को पछाड़ा है, यानी कि बुधनी में 66.99% मतदान हुआ। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 61.08% वोटिंग हुई। इसके अलावा देखिए सिंधिया के ग्वालियर में भी मतदान में सुस्ती देखने को मिली है। भोपाल की बात की जाए या फिर बात की जाए अलीराजपुर और इंदौर की, जहां भी सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। नवभारत टाइम्स के हवाले से, जहां पर प्रमुखता के साथ नवभारत टाइम्स में इस खबर को दिखाया गया है विस्तार से भी। पर देखिए क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि वोटिंग यहां पर ज्यादा होगी, सुस्ती नहीं बल्कि तंदुरुस्ती देखने को मिलेगी लोगों की, पर जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आ रही थी, वहां पर वोटिंग वाकई में कम देखने को मिल रही है। साक्षी, और इस बीच छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 70.59% मतदान हुआ। अभी मध्य प्रदेश का डेटा हमने आपको बताया, 70 सीटों पर 70.59% कुल मिलाकर वोटिंग हुई है। इस बार 2018 से 4.42% कम वोटिंग हुई है। जहां मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई, ज्यादा वोट्स पड़े, वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोट पड़े। 2018 में 75.17% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा बालोद में 84.57% मतदान हुआ है। नक्सल प्रभावित 9 बूथों पर 91% वोटिंग हुई है। अमर उजाला के हवाले से खबर आपको बता रहे तो देखिए नक्सल प्रभावित इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है और ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ के चुनावों की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले कम वोट्स रहे हैं। देखिए इसी बीच आपको बता दें कि एमपी सूबे में कुछ जगहों पर चुनाव का बहिष्कार, अधिकारियों के समझाने पर भी नहीं माने लोग। शाहपुरा में 1% ही मतदान हुआ और आपको बता दें कि शाहपुरा गांव कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ के विधानसभा क्षेत्र में वोट का बहिष्कार करते हुए लोग नजर आए। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे। मध्य प्रदेश से ये हैरान कर देने वाली तस्वीर, जहां पर लोगों ने वोट करने से न केवल बहिष्कार कर दिया बल्कि कमलनाथ का जो गढ़ माना जाता है शाहपुरा, वहां पर 1% लोगों ने ही केवल वोट किया। हालांकि अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं माने। और देखिए बात अब ईवीएम की। ईवीएम सुरक्षित है और गरियाबंद में नक्सलियों का पोलिंग पार्टी पर हमला हुआ। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई और ये खबर भी सबसे पहले बताई। गरियाबंद में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। इस हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हुआ, लेकिन जो ईवीएम है वो सेफ रही।
पोलिंग पार्टी को निशाना बनाते हुए आईडी का ये ब्लास्ट हुआ और ईवीएम मशीन सुरक्षित है, गरियाबंद पहुंच गई है। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है। देखिए, गरियाबंद में जब ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान में सबसे पहले भारत 24 ने खबर आपको बताई, लेकिन हमने ये भी साथ ही बताया था कि आईटीबीपी का एक जवान इसमें शहीद हुआ है और जो ईवीएम थी उसको तुरंत से मौके से रवाना किया गया सेफली, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने जो अपने मत की आहुति दी है, जाहिर तौर पर उनका ये प्रयास सफल होना चाहिए। इसी कोशिश में मशीन को तुरंत वहां से रवाना किया गया। नक्सलियों का पोलिंग पार्टी पर हमला रहा। इसी दौरान में आईटीबीपी का एक जवान शहीद भी हुआ, लेकिन ईवीएम सेफ है। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जीत होगी हमारी, पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री। भारत 24 पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये दावा करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी, बीजेपी जीत रही है 52 से 56 सीट, ये बात कही गई है रमन सिंह के द्वारा। क्योंकि कल भारत 24 ने जब बातचीत भी की थी तब वो दावा करते हुए नजर आए थे, बीजेपी में चुनाव के बाद तय होता है मुख्यमंत्री। क्योंकि देखिए किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा जो कि कमान संभालेगा, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। और ऐसे के अंदर देखिए जब भारत 24 ने बातचीत भी की थी तब रमन सिंह ने क्लियर कर दिया था कि बीजेपी जो है यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत के बाद ही मुख्यमंत्री तय करती है। इसके अलावा देखिए कई दावे उनके द्वारा किए गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी, बीजेपी जीत रही है 52 से 56 सीटें। साक्षी बिल्कुल। और इसके साथ में अगर कर्नाटक की बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो कर्नाटक में बीजेपी को मिली है गया नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें कि पार्टी ने आर अशोक को जिम्मेदारी सौंप दी है। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे। तो कर्नाटक बीजेपी को अब एक नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। पूजा देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर अब आगे बढ़ते हैं। गहलोत ने लूट की सरकार चलाई, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह हमला उनके ऊपर बोला और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए साथ ही साथ यहीं पर रुके। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतने साल कैसे कांग्रेस में रहा। अशोक गहलोत ने सरकार नहीं चलाई, गहलोत ने लूट का राज चलाया है। ये दैनिक भास्कर की खबर है। देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार आप देखिए कि चुनावी राज्यों में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर जब वो थे तो उन्होंने जमकर गहलोत सरकार पर हमला बोला और फिर साथ साथ वो ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि मुझे कभी कभी खुद ये विश्वास नहीं होता, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कांग्रेस में आखिरकार इतना वक्त कैसे गुजारा, लेकिन अब सब ठीक है, मैं अब जहाँ पर हूँ वो एकदम सही जगह है। और राजस्थान की सरकार पर हमला भी बोला, करप्शन के आरोप भी लगाए और डबल इंजन की सरकार के लिए फिर से लोगों से अपील भी की। आयुषी और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, देखिए 100 करोड़ लोगों तक पहुंची मन की बात। कार्यक्रम मन की बात ने नया कीर्तिमान रच दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा श्रोताओं तक बनाई अपनी पहुंच। आईआईटी रोहतक और एमआईबी की सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात की शुरुआत की गई थी और जिस उद्देश्य के साथ की गई थी वो उद्देश्य वाकई में पूरा होता हुआ नजर आने लगा है। क्योंकि सर्वे के दौरान जो आंकड़ा हुआ सामने आया है, जो आंकड़ा पहुंचा है वो पहुंचा है 100 करोड़ तक, यानी 100 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पहुंची है। और देखिए इसी के साथ में इस कार्यक्रम ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा श्रोताओं तक अपनी पहुंच इस कार्यक्रम ने बना ली है। और आईआईटी रोहतक और एमआईबी की सर्वे में ये बड़ा खुलासा भी इसी के साथ हो गया। साक्षी बिल्कुल आयुषी। और इसके साथ में अगली खबर बता दें तेलंगाना से। तेलंगाना में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेलंगाना में भी चुनाव होने जा रहे हैं, उस बीच कांग्रेस बीआरएस से आगे निकलने की कोशिश कर रही है ताकि चुनावों में अपना झंडा गाड़ सके। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया, वोटरों से 6 गारंटियों का वादा कर दिया है। तो देखिए जिस तरीके से कर्नाटक में हमने देखा गारंटी के बलबूते पे कांग्रेस सत्ता में आती हुई नजर आई, उसी फॉर्मूले को यहां तेलंगाना में भी अपनाया गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए वादा किया गया, गारंटी दी गई। किसानों को 15,000 रुपए देने का वादा किया गया। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा भी यहां पर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। हर अखबार में देखिए इस खबर का जिक्र किया गया क्योंकि घोषणा पत्र आखिरकार कांग्रेस ने जारी कर दिया। देखने वाली बात यह होगी कि कितना जनता इस घोषणा पत्र पे बिलीव करती है और कितना इसका फायदा उठाती है कांग्रेस। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि कांग्रेस की बात हो चुकी है। आखिर बीजेपी क्यों गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है, ये एक बड़ा सवाल देखिए बना हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महिला सुरक्षा का मुद्दा हर जनसभा में उठ रहा है और बीजेपी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान भी किए गए। राजस्थान में महिला सुरक्षा पर बीजेपी का फोकस है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं।